हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पार्थ लीगल सीधी बात नो बकवास में। आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जानते हैं प्रियम्बल क्या होता है। को जानने से पहले अपने इस वर्ड को देखते हैं, वर्ड ऑफ ओरिजिन का ओरिजिन कहाँ से है। तो प्रियम्बल जो वर्ड है वो प्रियम्बलस से लिया गया था। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है गो बिफोर। ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है गो बिफोर, मतलब पहले इसको देख के जाओ। और इसका अगर मीनिंग डिराइव करें तो इसका मीनिंग आएगा इंट्रोडक्शन। तो अब बात आती है प्रियम्बल क्या होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी एक्ट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो बताता है कि आगे इस डॉक्यूमेंट में क्या होना है, इसका स्कोप क्या है, इसका एम्बिट कितना है और क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की गई है, उसे आप प्रियम्बल कह सकते हो। तो ये किसी भी एक्ट का गोल बताता है, पर्पस बताता है, उसे डिफाइन करता है। ठीक है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो ये यहाँ पर इसकी फ़िलॉसफ़ी बताता है, इसके यूज़ेस बताता है, आइडिया कहाँ से लिया था, एस्पिरेशन क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, के मुंशी जी ने कहा था प्रियम्बल को कि इट इज़ द हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे नानी पालके वाले जी ने कहा था इट इज़ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्यों कहा था, इसका एक रीज़न ये देख लेते हैं। जैसे आइडेंटिटी कार्ड में आपकी फ़ोटो लगी होती है, आप प्लेस ऑफ बर्थ रहता है, कुछ डिटेल्स होती है। और जैसे अगर किसी कोई आप वर्क करते हो तो इसकी पोजीशंस होती है और उसी में पावर डिफाइन होती है। ठीक है, तो आप ये इससे ये डिराइव कर सकते हो कि जो प्रियम्बल होता है वो किसी भी लॉ का ये पार्ट होता है कि आप इसकी पावर कितना है, इसका स्कोप कितना है, इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हु ड्राफ्टेड प्रियम्बल। प्रियम्बल को किसने ड्राफ्ट किया था। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ड्राफ्ट पसंद किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद की थी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इस ड्राफ्ट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम दिया गया है। ठीक है, इसी के थ्रू वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंसर्ट किया था गया था। 13 दिसंबर 1947 को ये प्रेजेंट किया गया था और 22 जनवरी 1947 को ये अपलोड किया गया था। तो चलिए अभी देखते हैं कि प्रियम्बल को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इसका मतलब भी जानेंगे। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of all opportunity, and to promote them all. Paternity, assuring the dignity of individual and the unity and the integrity of the nations. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. ठीक है, चलिए अभी अपन कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी स्टार्टिंग होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल से। मतलब ये एक सोर्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिल रही है। वी द पीपल है, इसकी पावर ना तो पीएम से आ रही है, ना सीएम से आ रही है, ना प्रेसिडेंट से आ रही है, ना किसी और इंसान से आ रही है। इसकी पावर आती है इंडिया के लोगों से। कॉन्स्टिट्यूशन की पावर मिलती है उसकी उसके लोगों से। सॉवरेन का मतलब समझते हैं। सॉवरेन का सीधा सा मीनिंग है सुप्रीम और टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इंडिया में जो सॉवरेन का वर्ड यूज़ किया गया है उसके दो मीनिंग होते हैं। एक एक्सटर्नल सॉवरेनिटी और एक इंटरनल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि इंडिया जो स्टेट है उससे ऊपर का कोई स्टेट नहीं है। मीन्स जैसे पहले बताओ, ब्रिटिश राज में इंडिया से ऊपर ब्रिटिश राज हुआ करता था। ठीक है, ब्रिटिश राज हुआ करता था तो इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। लेकिन अभी जो कि इंडिया इंडिपेंडेंट है तो उससे पहले कोई स्टेट नहीं है, सब बराबर है इंडिया के इसमें। ठीक है, अब इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब अगर पढ़े तो इंटरनल सॉवरेनिटी इज द राइट ऑफ नेशन टू बी फ्री ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस ऑफ डिसरप्शन टू इट्स राइट्स, फ्रीडम टू एक्सरसाइज द इंटरनल गवर्नेंस ऑफ इट्स सोसाइटी एंड टेरिटरीज। अब जैसे इसका मतलब ये है कि इंडिया को कोई अंदरूनी कोई शक्ति नहीं है जो रोक सकती है कि वो अपना काम ना कर सके। जैसे कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है कि इंडिया किसी मिलिटेंट ग्रुप से नहीं चलता है कि भाई वो बोले डिसाइड करेंगे कि क्या चलेगा उसकी टेरिटरी में, क्या नहीं चलेगा उसकी सोसाइटी में। जैसे कि अब अफ़गानिस्तान में देखोगे
तो वहाँ पे तालिबान उसे रन करता है फिलहाल के लिए, ठीक है। ताली रन तालिबान, ठीक है, ये रन करता है। वैसे इंडिया का कोई हाल नहीं, इंडिया अंदर से भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और बाहर से भी इंडिपेंडेंट है। अब आते हैं सोशलिस्ट वर्ड के। सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? अभी आप जैसे सोवियत रशिया या सोवियत यूनियन की बात कर रहे हो, उसमें सोशलिस्ट वर्ड बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया का जो सोशलिस्ट वर्ड है वो बाहर के वेस्टर्न मीनिंग से अलग है। इंडिया का सोशलिस्ट वर्ड जो है उसका मतलब ये होता है कि ये सोशलिस्ट जो वर्ड है वो लिया गया था गांधी जी से, प्लस जवाहरलाल नेहरू जी के क्या बोलते हैं आइडियोलॉजी से, उनसे मिलके बना हुआ है। तो सोशलिस्ट मतलब ये होता है कि आप इक्वली ट्रीट कर रहे हैं विदाउट देयर लुकिंग इनटू देयर कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स एंड लैंग्वेज। और इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स गवर्नमेंट विल इंड्योर टू मेक देम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मोर इक्वल टू द प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फॉर ऑल। मीन्स गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करे, अपॉर्चुनिटीज़ का, और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे ताकि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका डिसेंट रहे। अब सेकुलर वर्ड को देखते हैं। सेकुलर जो वर्ड है वो 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया था। ये ओरिजिनली जो ओरिजिनल प्रियम्बल है उसमें सेकुलर वर्ड नहीं उसमें सेकुलर वर्ड नहीं था, ठीक है। अब अगर आप सेकुलर का मतलब समझे तो लोग इसे ना बहुत अपोज टू रिलीजन के रूप में देखते हैं, ठीक है, रिलीजियन। बट इंडिया में इसका डिफरेंट मीनिंग है। अब जैसे इसमें लिखा है द वर्ड सेक्युलर इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन एंड रिलीजियस टॉलरेंस। इंडिया देयरफॉर डज नॉट हैव एन ऑफिशियल स्टेट ऑफ रिलीजन। इसका मतलब ये है कि इंडिया का कोई क्या बोलते हैं इसको, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया जो स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया एक एक खुद की एंटिटी है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इंडिया के जो लोग हैं उन्हें फ्री विल है कि वह अपना जो है रिलीजन प्रैक्टिस कर सके और प्रीच कर सके और प्रोपोगेट कर सके। ये है, इंडिया के कोई खुद का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडिया के लोगों का रिलीजन है और वो फ्रीली उसको राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकें। अब डेमोक्रेसी का आपका मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट थ्रू अ फ्री फेयर पीरियोडिक इलेक्शन एट ऑल लेवल्स, यूनियन हो, स्टेट हो या लोकल हो, ठीक है, बाय अ सिस्टम और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब अबव 18 ईयर्स या 18 ईयर्स की एज के बाद आपको वोटिंग राइट मिल जाता है। पॉपुलरली नॉन एज वन मैन वन वोट। मीन्स डेमोक्रेसी में वही कि एक आदमी का एक वोट होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक बंदा जो अमीर है उसका दो वोट डाल सकता है, या किसी एक बंदे का वोट किसी दूसरे बंदे के वोट से ज़्यादा या कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा वो एक ही वोट करेगा और उसी इलेक्शन के थ्रू अपन को हमारे जो रहेंगे अपने पॉलिटिशियंस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए रहेंगे। अच्छा, रिपब्लिक का मतलब जानते हैं। इसका रिपब्लिक का सीधा सा मतलब होता है अपोजिट टू मोनार्क, मोनार्क मोनार्की, ठीक है। मतलब जैसे यूरोप में चलता है या ब्रिटेन में चलता है, ग्रेट ब्रिटेन में चलता है कि मोनार्की सिस्टम है, ठीक है। वहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता है, ठीक है। मतलब एक फैमिली का राज रहता है, वही जो राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा उसका बेटा राजा बनेगा, ये चलता है। लेकिन इसका अपोजिट जो बिल्कुल अपोजिट होता है रिपब्लिक होता है, ठीक है। जिसमें ये कहता है कि जो इलेक्शन के थ्रू जो बनेगा, जो इलेक्शन के थ्रू जो बंदा जीतेगा वही यहाँ पे रूल करेगा या फिर हेड ऑफ द स्टेट कहलाएगा, ठीक है। वो फिक्स, और वो भी फिक्स टेन्योर के थ्रू। मतलब देखते हैं ना आप इंडिया में 5 साल के बाद हर साल इलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक बार जीत गया तो जिंदगी भर तक वही रहेगा, ठीक है। इसी का मतलब ये पब्लिक होता है। और आगे चल के अपन ये टर्म पढ़ते हैं, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अब सोशल जस्टिस की बात आती है कि इसमें अबोलिशन ऑफ ऑल इनइक्वालिटीज फ्रॉम द सोसाइटी। मतलब अनटचेबिलिटी, हर अंधा एक से इक्वल है, एवरी पर्सन इज इक्वल टू अनदर पर्सन, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस, एलिमिनेशन ऑफ अनरीजनेबल डिस्टिंक्शन इन पॉलिटिकल मैटर ऑफ स्टेट। इकोनॉमिक जस्टिस में अपन आते थे इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क।
जैसे पर्सन ये 1 है, ये 1 घंटे में काम कर रहा है, उसको 100 रुपए मिल रहा है, तो पर्सन 2 को भी 1 घंटे काम करने के बाद 100 रुपए में ही मिलेंगे, ना ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। ये इकोनॉमिक जस्टिस कहलाएगा। लिबर्टी, अब लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कि भाई लिबरल मतलब ये है कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो स्टेट के द्वारा, मतलब एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन उसके अलावा कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ना हो। थोड़ा कोई बंदा कुछ भी सोच सकता है, जैसे ये बंदा पर्सन 1 है, ये सोच सकता है कि भाई अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लैट है, ठीक है, तो ये इसकी छूट देता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि भाई तुम क्या सोच सकते हो, क्या एक्सप्रेस करते हो, क्या मान सकते हो। तो ये है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव एंड वर्शिप, आप किसी भी किसी भी फेथ में आप वर्शिप कर सकते हो, किसी भी रिलीजन में से आप वर्शिप कर सकते हो, हिंदू, मुसलमान, एंड एवरीथिंग। अब आते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू सिटीजन, कि भाई हर सिटीजन को इक्वल राइट टू ऑफ वोट है, ठीक है, कि कोई भी ऑक्यूपेशन में जा सकता है, उसको इसकी चीज़ की इक्वालिटी है, ठीक है। और फटर्निटी का मतलब यही होता है कि भाईचारा, भाईचारा। अब जैसे अपन को फर्टिलिटी प्रमोट करना है, इसमें ये है कि वनली वननेस एंड ब्रदरहुड इंश्योर करें, ताकि जो इंडिविजुअल का आई कहाँ गया, हाँ, इंडिविजुअल जो है वो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मदद कर सकें। फर्टिलिटी का मतलब ये है कि भाईचारे आपस में बना रहें, ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं कि इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और अगर ये पार्ट है तो क्या ये अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा मतलब स्टार्ट होता है ये आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी चेंजेस कर सके, कुछ चीज़ें बढ़ा सके, घटा सके, ये ये आर्टिकल 368 पावर प्रदान करता है पार्लियामेंट को। तो इन रे बेरूबारी केस 1960 में 7 जजेस की बेंच बैठी थी, उसमें ये निकला था कि प्रियम्बल इज़ की टू ओपन द माइंड ऑफ फ्रेमर्स। प्रियम्बल की मदद से आप जो है, जो फ्रेमर्स हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसमें आप देख सकते हैं कि वो क्या सोच के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, क्या गोल्स माइंड में रखे थे, ठीक है। और ये भी डिराइव किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं है, मतलब प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सो देयरफॉर इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। बट इस जो केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई थी, वो इस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में इंक्लूड की गई है, देखी गई थी। 13 जजेस की बेंच थी। इसमें ये देखा गया था कि जो प्रियम्बल जो है इंसर्ट किया गया था, ठीक है, ड्राफ्ट के थ्रू, आपने देखा ना ऊपर देखते हैं कि रेजोल्यूशन ड्राफ्ट के थ्रू ये पार्ट बना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो ये बात मिस हो गई थी उसमें, ठीक है। तो जिस तरह ये जो इसका जो प्रोसीजर वो सेम है, कि आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम प्रोसीजर से ये इंसर्ट किया गया था। तो इसी में ये डिराइव किया गया, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे 3 चीज़ें आई है, तीनों बताते हैं। प्रियम्बल इज़ नॉट सोर्स ऑफ पावर ऑफ प्रियम्बल इज़ नॉट सोर्स ऑफ पावर और द सोर्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल से पावर नहीं मिलती, ना ही प्रियम्बल इसको लिमिट करता है किसी भी चीज़ से। और प्रियम्बल इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इट कैन बी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। और ये है ऑल्दो, और एक और बात हुई थी, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑल्दो ये प्रियम्बल जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा सकता, इसका बेसिक जो ढांचा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा तो पूरा प्रियम्बल का मतलब भी बदल जाएगा। इसे आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन बोल सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। अपन आगे चल के पढ़ेंगे इस चीज़ में, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है।